वेलकम बैक। चीन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले के बाद बुरी तरह परेशान हो गया है। राष्ट्रपति पद से विदा होते होते डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी चाल चली जिसने चीन को बुरी तरह फंसा दिया है। दरअसल अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी को हरी झंडी दे दी है और वहां मौजूद अमेरिकी फौज की तादाद को 5000 से घटाकर 2500 करने का फैसला कर लिया। अमेरिका के इस फैसले के बाद अफगानिस्तान में तालिबान का सिक्का और मजबूत होने के आसार बढ़ गए हैं और इसी बात ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। चीन आखिर क्यों है परेशान, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फैसले से सहम गए शी जिनपिंग। अमेरिका के एक कदम से थर्राया ड्रैगन। अफगानिस्तान में हरकत, सख्ते में चीन। पेंटागन की तैयारी से डरने लगी है पीएलए। अफगानिस्तान को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला। अमेरिकी फौज की वापसी से घबराया चीन। पूरे 20 साल से अमेरिकी फौज अफगानिस्तान के सर्द और सूखे बियाबान में जिंदगी को दांव पर लगाकर एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसे शायद वो कभी लड़ना ही नहीं चाहती थी। ये अमेरिकी फौज 20 साल पहले अफगानिस्तान की जमीन पर इसलिए आई थी ताकि इस मुल्क को तालिबान के जालिम चुंगुल से छुड़ा सके। अपनी इस कोशिश में अमेरिका की फौज को अफगानिस्तान की जमीन पर बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यहां हर साल करीब 2000 अमेरिकी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसने अमेरिका के समूचे प्रशासन को बुरी तरह झकझोर दिया। लिहाजा अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हार चुके डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से निकलने से पहले एक बड़ा फैसला लिया। फैसला ये कि अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी फौज की तादाद आधी की जाएगी। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को पेंटागन ने अमली जामा पहनाने की तैयारी की, अमेरिका से हजारों मील दूर चीन में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस की जाने लगी। चीन ने अफगानिस्तान से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपनी सेना को कम करने के फैसले पर चिंता जाहिर की। इतना ही नहीं, खुद को दुनिया में सबसे दबंग और ताकतवर समझे जाने वाले चीन ने अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिका से गुहार भी लगाई है कि अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को संगठित और जिम्मेदार तरीके से हटाए। शिनजियांग के इलाके में उइगर मुसलमान रहते हैं। वहां पर उइगर मुसलमान क्रांति करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उइगर आतंकवाद बढ़ाने की भी कोशिश की जा रही है। अल-कायदा पाकिस्तान के साथ मिलकर इस इलाके में उइगर उग्रवादियों को बढ़ावा दे रहा है। खबर यही है कि अमेरिका अगले साल यानी 2021 की 15 जनवरी तक अफगानिस्तान में अपनी फौज की तादाद घटा देगी। अब ट्रंप ने अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध यानी अफगानिस्तान से सेना को बाहर निकालकर डीप स्टेट के मंसूबों को पूरी तरह खत्म करने का इंतजाम कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कतर की राजधानी दोहा की अपनी यात्रा के दौरान अफगान सरकार और तालिबान दोनों के नुमाइंदों से मुलाकात की और बैठक के फौरन बाद ये बात सामने आई कि अमेरिका अफगानिस्तान में अपने तैनात सैनिकों की तादाद को कम करने का फैसला कर चुका है। मौजूदा वक्त में अफगानिस्तान में करीब 5000 अमेरिकी सैनिक हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के नए फैसले के बाद अब 2500 सैनिक ही बाकी रह जाएंगे।
डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से बेशक अमेरिका में खुशी की लहर दौड़ गई हो, लेकिन ट्रंप का यह फैसला दुनिया में अमेरिका के साथ दुश्मनी का रिश्ता रखने वाले चीन के शी जिनपिंग को कतई रास नहीं आ रहा। तभी तो चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने सामने आकर फौरन अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, क्योंकि चीन को अब यह डर सताने लगा है कि अमेरिकी फौज की ताकत के कम होते ही अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान पूरी तरह से सिर उठा लेगा, जो चीन के लिए भी सिरदर्द साबित हो सकता है। इस तरह अगर अमेरिका अपने बाकी फोर्सेस, बाकी ट्रुप्स भी अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेता है तो इससे तालिबान का हौसला और बढ़ेगा, तालिबान और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। जो कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान नेशनल आर्मी द्वारा तालिबान को काबू करने की, उसको झटका लगेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान का कहना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक हटाए जाने से वहां के हालात फिर से गंभीर हो सकते हैं और इससे इस पूरे इलाके में सुरक्षा की स्थिति ज्यादा गंभीर हो सकती है। असल में चीन का डर वीगर मुसलमानों को लेकर सबसे ज्यादा है, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान ने फिर अपना सिर उठाया तो वो चीन के भीतर शिनजियांग प्रांत में वीगर आतंकवादियों को पनपने और बढ़ने का मौका और माहौल दे सकते हैं। असल में इस इलाके का भूगोल भी चीन की चिंता की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि चीन का शिनजियांग प्रांत अफगानिस्तान की उस सीमा से साझा करता है जहां एक तरफ तालिबान तो दूसरी तरफ वीगर मुसलमानों की आबादी। अफगान गवर्नमेंट और अमेरिका के बीच में तालमेल होना चाहिए, नहीं तो वायलेंस बढ़ने का खतरा है और अफगानिस्तान के अंदर जो वॉरिंग ग्रुप्स हैं यानी तालिबान और अफगान गवर्नमेंट, इनके बीच में सुलह होने के चांसेस बहुत कम हैं, जिससे हालात बिगड़ेंगे और अफगानिस्तान और अनस्टेबल हो जाएगा। जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को तेजी से हटाने का फैसला चीन की परेशानी में इजाफा कर सकता है, क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका का यह फैसला आतंकी संगठन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM से पाबंदी हटाने के बाद आया है। दरअसल इस संगठन को अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन और तालिबान के साथ नाता रखने की वजह से UN की 1267 आतंकवाद विरोधी कमेटी ने 2002 में आतंकवादी संगठन घोषित किया था और ट्रंप प्रशासन ने बीती 5 नवंबर को ETIM से पाबंदी हटा ली। जब तक ट्रंप राष्ट्रपति बने रहते हैं तब तक अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की ताकत उनके पास रहेगी। एक बार जब सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा तो जो बाइडेन या उनके बाद आने वाले राष्ट्रपतियों के लिए अमेरिकी सैनिकों को फिर से युद्ध में भेजना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उन्हें दुनिया और अमेरिका की जनता को यह बताना होगा कि जिस युद्ध से अमेरिका पूरी तरह से निकल चुका था उसमें उन्होंने फिर से अमेरिका को क्यों और कैसे धकेला। ऐसा आत्मघाती कदम कोई भी राष्ट्रपति उठाने को तैयार नहीं होगा। यानी अब यह लगभग निश्चित है कि अफगान युद्ध को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप को ही याद किया जाएगा, जो अमेरिकी डीप स्टेट के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। चीन की सरकार शिनजियांग प्रांत में रहने वाले वीगर मुसलमानों के साथ कैसा सलूक करती है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। चीन वीगर मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म की खबर भी दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश करता है और वो दशकों से अपनी इसी नीति से वीगर मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज की वापसी से ट्रंप के फैसले के बाद अब चीन को एक डर सता रहा है कि कहीं तालिबान वीगर मुसलमानों के हक में ना खड़ा हो जाए, क्योंकि ट्रंप ने एक तरफ तो अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज की वापसी का ऐलान किया है, तो दूसरी ओर वीगर मुसलमानों के हक के लिए हथियार उठा चुके एक संगठन को आतंकी संगठन की लिस्ट से हटा दिया है। इससे चीन वीगर मुसलमानों के मुद्दे पर चौतरफा घिर गया है। चीन के निशाने पर वीगर मुसलमान, चीन को तालिबान के बेलगाम होने का डर, वीगर मुसलमानों को लेकर बढ़ी चीन की चिंता।
अफगानिस्तान को चीन की हद से जोड़ता जमीन का ये टुकड़ा बेशक भूगोल जानने वालों की जुबान में चिकन नेक कहलाता हो, मगर जमीन का यही टुकड़ा इस वक्त चीन के गले में फंसी एक ऐसी हड्डी है जिसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ ये चिकन नेक चीन का नया सिरदर्द बनता जा रहा है। चीन का ये सिरदर्द तालिबान को लेकर ज्यादा है, क्योंकि अब चीन को महसूस होने लगा है कि इस इलाके से निश्चिंत होने के उसके दिन अब हवा हो गए, जब से उसने डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले को सुना जिसमें कहा गया है कि अमेरिका अब अफगानिस्तान में केवल 2500 सैनिकों को ही रखेगा और बाकी सैनिकों की वापसी हो जाएगी, और वो भी अगले साल जनवरी की 15 तारीख तक। असल में चीन अफगानिस्तान के भीतर तालिबानियों की हुकूमत को नहीं देखना चाहता, क्योंकि अफगानिस्तान में आतंकवाद को लेकर उसकी सबसे पहली चिंता शिनजियांग प्रांत की सुरक्षा को लेकर ज्यादा है, जो वीगर मुसलमानों का घर है। चीन ये भी जानता है कि तालिबान उसके सबसे नजदीकी दोस्त इमरान खान का सबसे करीबी सहयोगी भी है, लेकिन शी जिनपिंग को इस बात की चिंता ज्यादा सताने लगी है कि अगर अमेरिका का यह कदम सफल हो जाता है तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो जाएगी। चीन आतंकी समूह तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने की बात को लेकर बेहद परेशान है। चीन को डर है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में सत्ता आ गई तो उसके सबसे बड़े सपने यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बनने की राह में अनगिनत अड़चनें भी आ सकती हैं। चीन को यह भी डर सता रहा है कि तालिबान के आने से वीगर मुसलमान शिनजियांग प्रांत में बगावत कर सकते हैं, जिनको काबू करना चीन के लिए मुश्किल का सबब हो सकता है, क्योंकि तब वीगर मुसलमानों को तालिबान का पूरा साथ मिल सकता है। चीन अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करता है। चीन, जो भी देश चीन की उग्र मुसलमानों के बारे में आवाज उठाता है, चीन उसको धमकी देता है, चीन उसको आर्थिक सहायता रोकने की धमकी देता है। इसलिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और चीन इस वक्त धौंस जमा रही है दूसरे देशों के ऊपर। चीन के डर के उलट चीन का दोस्त पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान सरकार देखने का तमन्नाई है, क्योंकि इससे इमरान खान को अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत चलाने का गुमान हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार तालिबान के बेहद नजदीक है, जिसे इस्लामाबाद दूर से कंट्रोल करना चाहता है। इस वक्त पूरी दुनिया में वीगर मुसलमानों की दुर्दशा और उनके मानवाधिकारों को लेकर चीन की थू-थू हो रही है। 10 अगस्त 2018 को संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार पैनल की एक रिपोर्ट से दुनिया भर में सनसनी फैल गई थी, जिसमें कहा गया था कि चीन के शिनजियांग प्रांत में ऐसे खुफिया कैंप हैं जहां 10 लाख से ज्यादा वीगर मुसलमानों को बंधक बनाकर रखा गया है। उनसे धार्मिक आजादी छीन ली गई है, मजहबी कामों से दूर रहने की नसीहतें दी गई हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद चीन और उसके इस आतंक के खिलाफ कोई भी इस्लामी देश कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। चीन के इस शिनजियांग प्रांत की सीमा मंगोलिया के अलावा जिन देशों से मिलती है वो तरह तरह की भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश मुस्लिम बहुल देश हैं। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से इसका काफी मेल है और वीगर मुसलमान इसे अभी भी पूर्वी तुर्किस्तान की तरह मानते हैं। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट वीगर मुसलमानों का एक आतंकवादी गुट है जो कि अफगानिस्तान में बेस्ड है और अल कायदा के कहने पर अल कायदा के कमान के नीचे चीन के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है, खासकर चीन के शिनजियांग प्रोविंस में। चीन के शिनजियांग को वीगर मुसलमानों का असली घर भी कहा जाता है। चीन के शिनजियांग प्रांत में करीब 2 करोड़ वीगर मुसलमान रहते हैं, लेकिन करीब 30 लाख से ज्यादा वीगर मुसलमानों को चीन ने नई शिक्षा और ट्रेनिंग देने के नाम पर डिटेंशन सेंटर में कैद करके रखा है। चीन ने इस्लाम से जुड़ी हर चीज को अपराध से जोड़ दिया है और इसी की आड़ में चीन में शी जिनपिंग की सरकार अक्सर वीगर मुसलमानों के रमजान के महीने में रोजा रखने और उसकी हर रस्म पर पाबंदी लगा देती है। वीगर मुसलमानों के लिए काम करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के सामने आई रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाला
हर वीगर इसके लिए तैयार है कि उसे उसके घर से, सड़क से, अस्पताल से या उसके काम करने की जगह से उठा लिया जाएगा और स्कूल में डाल दिया जाएगा। यह स्कूल असल में कंसंट्रेशन कैंप है। चीन तो उइगर मुसलमानों पर अत्याचार शरेआम करता है, लेकिन वो मानता नहीं है। चीन का यह कहना है कि वो उइगर मुसलमानों को रिफॉर्म कर रहा है, उनको बेहतर तरीके से जिंदगी रहने को सिखला रहा है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा रहा है। पर हकीकत यह है कि वो उनको ना उनके रिलीजियस राइट्स, ना उनके पर्सनल राइट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने देता है। कंसंट्रेशन कैंप को चीन शिक्षा शिविर या स्कूल कहता है, जिसमें कोई भी मुसलमान कैद किया जा सकता है। यहां उन पर होने वाले जुल्म की एक लंबी फहरिस्त है। और अब बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के चिड़िया पॉलिटिक्स की। इमरान खान एक चिड़िया के जरिए अपने देश की हालत सुधारना चाहते हैं। इमरान खान इस चिड़िया से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खराब हुई स्थिति को, साख को दुरुस्त करना चाहते हैं। आपको दिखाएंगे इमरान की चिड़िया पॉलिटिक्स की इनसाइड स्टोरी, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव कराकर बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। इमरान सरकार पर गिलगिट बाल्टिस्तान के अवाम चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है। नाराज लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। हालात कितने खराब हैं इसका अंदाजा आपको इसी बात से हो जाएगा कि पाकिस्तान सेना को गिलगिट बाल्टिस्तान में जारी विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए गोली तक चलानी पड़ रही है। जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, गिलगित बाल्टिस्तान का जाली नतीजा आया तो पाकिस्तान में कोई उस नतीजे को मानने को तैयार ही नहीं है। गिलगित बाल्टिस्तान के चुनाव में धांधली पर कोहराम। इलेक्शन कमिश्नर जो कह रहा था कि कोई गलती नहीं हुई इस इलेक्शन में, कोई गड़बड़ नहीं हुआ इस इलेक्शन में, वो भी मजबूर हो रहे हैं कि उस पोलिंग स्टेशन की रिकाउंटिंग करवा दे। वोट के लिए बेगुनाह जनता को चोट पहुंचाते इमरान। इमरान की सत्ता की भूख से बर्बाद होगा पाकिस्तान। तो हमने फैसला किया है कि गिलगित बाल्टिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया। इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा घोषित कर भारत के खिलाफ कूटनीतिक दांव चलनी चाहिए। गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को उनका हक देने की आड़ में इमरान खान ने अपनी सत्ता बचानी चाहिए। गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराकर इमरान खान ने अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान की इस साजिश की बू आते ही गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम सड़कों पर उतर गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वहां की जनता पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर रही है, आगजनी हो रही है। पाकिस्तान की सेना पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। पहले से घर में घिरे इमरान अब गिलगित बाल्टिस्तान के खराब होते हालात से पनाह मांग रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की इमरान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव करवाए थे। जनता और विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि इन चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के पक्ष में गलत तरीके से वोट डाले गए, जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां और आम जनता सड़कों पर उतर आई है और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये विरोध प्रदर्शन इमरान खान सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं।
पाकिस्तान में इमरान खान नियाजी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने पहले से ही आंदोलन छेड़ रखा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पेशावर में रैली की, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इमरान सरकार और सेना 11 दलों के विपक्षी गुट के आंदोलन को दबाने में पूरी तरह नाकाम दिख रही है। तो ठीक इसी बीच गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराकर इमरान खान ने एक और बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में हुए चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी पार्टियों और जनता का आरोप है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई को जिताने के लिए पाकिस्तान सेना ने चुनाव में धांधली करवाई। गिलगित बाल्टिस्तान में कई जगहों पर महिलाओं को वोट नहीं देने दिया गया, जबकि कई जगहों पर पीटीआई के उम्मीदवारों को धांधली के जरिए जितवा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चुराने के बावजूद, इलेक्शंस को चोरी करने के बावजूद, सारी एजेंसीज के नुमाइंदे कई माह तक गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिठाने के बावजूद, तोड़ जोड़ करने के बावजूद आज आपको कितनी सीटें मिली? तमाम तर धांधली के बावजूद आज इसको कितनी सीटें मिली? सिर्फ 8। और उन 8 सीटों की मुबारकबाद हम इमरान खान को नहीं देते। उन 8 सीटें जो आपको भीख में मिल गई हैं, उनकी मुबारकबाद भी हम सिलेक्टर्स को देते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में इमरान खान के इशारे पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने जुल्मों सितम की इंतहा कर दी है। चुनाव में धांधली और वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर संग्राम कर रहे लोगों पर बाजवा की बुज़दिल फौज ने गोली तक चलवा दी, जिसमें काफी लोग घायल भी हुए हैं। यही नहीं, पुलिस ने वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इमरान और बाजवा के अत्याचारों से भड़के बिलावल भुट्टो ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बाल्टिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी और संघर्ष का रास्ता तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक इमरान की सत्ता का पतन नहीं हो जाता। इमरान खान के लिए मुसीबत का सबब यह भी है कि विपक्षी पार्टियों को गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम का भी समर्थन मिल रहा है। जनता भी चुनाव में धांधली के आरोप लगाने के साथ इमरान के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रही है। हम मीडिया के थ्रू पैगाम देते हैं, जल्दी आए अपने ऑफिस, आके हमारे कायदीन को वजाहत दे दें कि हल्का 2 के ये 619 जो गायब हुए वोट, वो उसका भी, और सरकारी हमारे 500 वोट जिनको चैलेंज किया है, और उसके बावजूद फतहुल्लाह के अनाउंसमेंट ये कहाँ से आई? ये सारा हेरे फेरी, इसकी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है। अगर यहाँ इस हल्के में री पोल करवाने की नोटिस जो किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उसको अगर मुस्तरद नहीं किया, उसको कैंसिल नहीं किया, तो यहाँ के हालात खून खराबे सबके जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। जिस गिलगित बाल्टिस्तान को इमरान खान पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, हकीकत तो यह है कि उसी गिलगित बाल्टिस्तान के लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते। लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के कानून यहां लागू नहीं होते। ऐसे में चुनाव कराना और फिर उस चुनाव में धांधली के बाद गिलगित बाल्टिस्तान की आवाम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार को 2018 के प्रशासनिक आदेश में संशोधन करने और गिलगित बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने की इजाजत दी थी। 2018 के आदेश के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान में प्रशासनिक बदलाव मुहैया कराया गया था और इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां के विषयों में नियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। हालांकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी और पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को आपत्ति पत्र भी जारी किया था। भारत ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान का पूरा इलाका भारत का अभिन्न अंग है। उसका एक्सप्लॉयटेशन मेनलैंड पाकिस्तान के लिए किया जाता रहा है। वहाँ अगर आप देखें
न कोई बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, न बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल CPC या इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना द्वारा या उनके जो सौजन्य से बन रहे हैं वही वहाँ पर आ रहे हैं। सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ तब तब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को एक साल पहले संसद में अमित शाह के इस बयान के बाद से ही पाकिस्तान की इमरान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिशें तेज कर दी थी। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इमरान खान यहाँ चुनाव कराएंगे और चुनाव में धांधली के जरिए अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान में हुए चुनाव से इमरान खान की पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। 24 सीटों में से इमरान की पार्टी को सिर्फ 8 सीटें ही मिली और वो यहाँ 4 सीटों की कमी से सरकार बनाने से चूक गई। गिलगित बाल्टिस्तान में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन इमरान खान ने अपने मददगार मुल्क चीन को खुश करने के लिए इस इलाके में अपने पैर जमाने की कोशिश जरूर की। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत घोषित कर पाकिस्तान चीन को खुश करना चाहता है, जिसकी हजारों डॉलर की सीपेक परियोजना इस इलाके से होकर गुजरती है। चीन गिलगित बाल्टिस्तान में अपनी मौजूदगी और प्रभाव को बढ़ा रहा है और पाकिस्तान की सरकार के साथ मिलकर इस इलाके पर अपना कब्जा मजबूत कर रहा है। इस इलाके में चीन की मौजूदगी भारत के लिए सामरिक चुनौती पैदा कर रही है, क्योंकि चीन के सैनिक सीपेक परियोजना को सुरक्षा देने के नाम पर गिलगित बाल्टिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। क्योंकि इन्होंने बदअखलाकी की इमरान खान ने उनके प्रिंस से, वहाँ के क्राउन प्रिंस से, उसका नतीजा ये है कि आज उनके बीच दुश्मनी का माहौल है और वो अपना कर्ज जो उनको दिया है उसको बार बार तकाजा कर रहे हैं और पाकिस्तान की हुकूमत के सामने समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चीन बहुत सख्त कस्टमर है, वो अगर पैसे देगा तो उसके बदले में कुछ लेगा, शायद इसीलिए गिलगित बाल्टिस्तान को लेना चाह रहे हैं। जाहिर है गिलगित बाल्टिस्तान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की चाहत इमरान खान की मुसीबतों में इजाफा कर सकती है। चीन से अपनी शर्तों पर कर्ज लेने की उनकी ये कोशिश बहुत भारी पड़ सकती है, लेकिन इमरान खान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। घर में घिरे इमरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने गलत फैसलों से बुरी तरह फंसते चले जा रहे हैं। इमरान खान इस कदर मजबूर हो चुके हैं कि अब वो पक्षी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी हाँ, परिंदे के जरिए इमरान अब अपनी सरकार की साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार के लिए गिलगित बाल्टिस्तान में शुरू हुए विद्रोह को दबाना आसान नहीं होने वाला। ठीक उसी तरह जिस तरह इमरान सरकार के लिए देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना आसान नहीं है। हालांकि इमरान खान ने देश की माली हालत सुधारने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के सामने घुटने टेक दिए हैं। इमरान खान ने यूएई को 150 बाज पक्षियों का निर्यात करने का फैसला किया है, जबकि इन बाजों का निर्यात करना प्रतिबंधित है। इमरान को अब इन बाजों का ही सहारा है। उन्हें लगता है कि बाज ही उनकी बिगड़ी बात बना सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात को साधने की कोशिशों में जुटे इमरान। परिंदा पॉलिटिक्स से फायदा तलाशता पाकिस्तान। क्या इमरान की कुर्सी बचा पाएगी बाज की उड़ान? सऊदी अरब और यूएई, ये वो दो मुल्क हैं जो कभी पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद किया करते थे। ये वो दो मुल्क हैं जो पाकिस्तान को भीख में पैसे दिया करते थे। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की वजह से ही पाकिस्तान अब तक अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद होने से बचा पाया। लेकिन इमरान सरकार के सत्ता में आते ही इन दोनों देशों के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने लगे। अब आलम यह है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान को खैरात नहीं दे रहे। नतीजा ये कि पाकिस्तान की इमरान सरकार ने परिंदा पॉलिटिक्स के जरिए इन दोनों देशों से रिश्ते सुधारने की कोशिश तेज कर दी है। इमरान खान ने बाज के जरिए बिगड़ी बात बनाने का दांव चला है।
पाकिस्तान की इमरान सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को 150 दुर्लभ बाजों को निर्यात करने की इजाज़त दे दी है। दुनिया भर के वन्य जीव विशेषज्ञों की चिंताओं के बावजूद इमरान खान ये क्रूर फैसला ले रहे हैं। फैसले की कड़ी आलोचना के बावजूद इमरान खान किसी भी कीमत पर यूएई से अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार 150 बाज संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात करने जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को इमरान खान की ओर से इसकी इजाजत मिल चुकी है और इसे यूएई के दूतावास को सौंप दिया गया है। अब सवाल ये कि अगर पाकिस्तान यूएई को बाज निर्यात कर रहा है तो इस पर हंगामा क्यों बरपा है? दरअसल बाज पक्षी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक संरक्षित जीव है और इसका निर्यात प्रतिबंधित है। खुद पाकिस्तान में ही बाज की बिक्री प्रतिबंधित है और इसका व्यापार गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान की इमरान सरकार ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए अब इन बेजुबान पक्षियों की बलि दे दी है। इनके रिश्तों में काफ़ी खटास आ गई है और सऊदी अरेबिया अब पाकिस्तान को वो सपोर्ट नहीं करता जैसे वो पहले या गत वर्षों में किया करता था। एंड पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की है कि वो दोबारा सऊदी अरेबिया के काफ़ी क्लोज आए, लेकिन इसमें अभी तक पाकिस्तान सक्सीड नहीं हुआ है। इस दुर्लभ बाज पक्षी की मदद से अरब देशों के शिकारी उबारा पक्षियों का शिकार करते हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान की सरकार ने अय्याशी के लिए यूएई को बाज निर्यात करने का फैसला किया, लेकिन इसके पीछे इमरान की सोची समझी चाल भी थी। दरअसल पिछले एक अरसे से पाकिस्तान की सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ दूरी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान तुर्की के करीब होता दिख रहा है। इस बात की भी चर्चा है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब के मुकाबले तुर्की को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है। ये वही तुर्की है जिसने इजरायल के साथ हुए शांति समझौते को लेकर संयुक्त अरब अमीरात को आड़े हाथों लिया था। यही नहीं, यूएई ने तो पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है, जबकि सऊदी अरब ने तो अपने बचे हुए 200 करोड़ रुपए पाकिस्तान से वापस मांगे हैं। मतलब ये कि जब यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तान की गर्दन दबोचना शुरू किया तो इमरान खान घुटनों पर आ गए। बेचारे इमरान को बाज देकर अब अपनी साख बचाने की कोशिश करनी पड़ रही है। बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का, आजकल वो उसके बहुत ज़बरदस्त तरीके से खिलाफ हो गया है, क्योंकि इमरान खान को चूंकि डिप्लोमेसी आती नहीं, सियासत आती नहीं, तो वो अर्दोगन जो तुर्की वाला है उससे दोस्ती गांठने के चक्कर में पड़ गए हैं। चीन से बहुत बड़े पैमाने पर दोस्ती गांठ रहे हैं, तो उसका नतीजा उनको सऊदी अरब के चक्कर में, सऊदी अरब में मुसीबत बन रहा है। और उसका नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान इस इलाके में, इस खत्ते में अलग थलग पड़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच खराब होते रिश्तों का बुरा प्रभाव वहां रह रहे पाकिस्तान के नागरिकों पर भी पड़ रहा है। फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले पाकिस्तान के नागरिकों की गिरफ्तारी हो रही है। छोटे मोटे अपराधों के लिए भी उन्हें जेल भेजा जा रहा है। अबू धाबी के अल सुवेहान जेल में तो पाकिस्तान के करीब 5000 नागरिक बंद हैं। ऐसे में यूएई में रह रहे पाकिस्तान के लोग इस बात से नाराज हैं कि इमरान सरकार उनकी हिफाजत के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। नतीजा ये कि पाकिस्तान के नागरिक यूएई से वापस लौट रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को तगड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। गिलगिट बाल्टिस्तान की अगर आप माली हालत देखें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि पाकिस्तान ने वहाँ का जो सरमाया था, वहाँ की जो कैपिटल है या वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन ही किया है। वहाँ की आबादी लगभग 20 लाख है। जो पंजाबाइजेशन जो किया जा रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान का, वो पाकिस्तान की एक सोची समझी नीति के तहत किया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार के लिए मुसीबत दोहरी है। एक तरफ मुस्लिम देशों से खराब होते उसके संबंध हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीर के मसले पर सऊदी अरब और यूएई का भारत के पक्ष में खड़ा होना। ये दोनों देश हाल के कुछ सालों में भारत के करीब आए हैं, जिससे इमरान सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं।
आपको याद होगा कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच तब अनबन हुई थी जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि कश्मीर मसले को लेकर ओआईसी में विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए। इस प्रस्ताव पर संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के कश्मीर पर ब्लैक डे मनाने के प्रस्ताव को भी यूएई ने मानने से इनकार कर दिया था। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान को भारत का कूटनीतिक दांव समझ ही नहीं आया और वो बौखलाकर सऊदी अरब और यूएई की मुखालफत करने लगे। हालांकि अब वो अपनी गलती की भरपाई करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जिसके कामयाब होने की संभावना बहुत कम है।